यस डियर स्टूडेंट्स, आइए डेप्रिसिएशन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। क्या ये इजी चैप्टर है या ये डिफ़िकल्ट है, ये तो देखो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बट हम तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हैं तो हमेशा इजी लगता है सब चीज़। रिवीजन रिवीजन मतलब आपका एग्ज़ाम रिवीजन का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी भी चीज़ को चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यहाँ पर ये मतलब हो सकता है कि चेंज, ठीक है। यहाँ रिवीजन मतलब चेंज समझिए कि पहले हम लोग वापस से देखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में एस्टिमेट किया था, किसका, यूज़फुल लाइफ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी उसका यूज़फुल लाइफ हमने 20 साल सोचा था, तो 20 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहे थे। प्लांट एंड इक्विपमेंट को 10 साल सोचा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये 10 साल नहीं चलेगा, ये 10 साल नहीं चल पाएगा। तो चलो कितना चलेगा, तो उसे अगर 10 की जगह वो 12 चलेगा या 8 चलेगा। ये 10 का पहले सोचा था, अब ऐसा लग रहा है कि 12 होगा, तो ये रिवीजन हो गया। द रेसिडुअल वैल्यू एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट समझ चुके हैं। शुड बी रिव्यूड, रिव्यूड मतलब वापस से चेक कर लो भाई, कल तक हमें लग रहा था कि 10 साल तक चलेगा, क्या वाकई ही 10 साल तक चलेगा। एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। हमने एक नई गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदते समय लगा कि ये गाड़ी आराम से 10 ईयर्स तक चलेगा। अब 1 साल के एंड में लग रहा नहीं यार 10 साल तक तो नहीं चला पाएंगे, ये शायद ये गाड़ी 6 साल तक ही चल पाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर देखा नहीं यार ये शायद 5 साल तक ही चलेगा। फिर 4th ईयर में हमने मेजर एक्सपेंस किया और फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये 7 साल तक और चल सकता है। तो ये रिव्यू का मतलब ये है कि बार बार एक बार असेसमेंट कर लो कि जो इनिशियल असेसमेंट हमने किया था वो सही है या कुछ चेंजेस है। इफ़ एक्सपेक्टेशंस डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स, तो प्रीवियस एस्टिमेट्स 10 साल का एक्सपेक्टेशन था, अब ऐसा लग रहा है कि ये 5 साल तक ही चलेगा। इफ़ एक्सपेक्टेशंस differ from the previous estimates, the changes should be accounted for as a change in an accounting estimate। तो ये जो 10 का 5 हो गया है, इससे असर पड़ेगा क्या हमारे अकाउंट्स में? बिल्कुल पड़ेगा। लेट्स से अगर 10 लाख का गाड़ी था, 10 साल डेप्रिसिएशन था, तो 1 लाख करके डेप्रिशिएट कर रहे थे। अब ये 5 साल होते के साथ ये डेप्रिसिएशन 2 लाख करके करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सोचा था कि रेसिडुअल वैल्यू 0 है, और इमेजिन करो यहाँ हमने सोचा कि रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, तो भी चेंज आ जाएगा। सो रेसिडुअल वैल्यू एस्टीमेट, ये सब पर पूरा ध्यान हम लोगों को देना होगा। Okay, so accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with the accounting standards। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहना है कि अगर कुछ एस्टिमेट में चेंज आए तो आप उसे रिकॉर्ड करिएगा। Whenever there is a revision in the estimated useful life of the asset, the unamortized depreciable amount should be charged over the revised remaining estimated useful life। तो अनअमोर्टाइज डेप्रिसिएबल अमाउंट, पहले हमने 10 लाख की गाड़ी थी, हमारा एस्टिमेट था 10 साल, 2 साल तक हमने 1 लाख और 1 लाख करके डेप्रिशिएट किया। अब ये बचा है 8 लाख का गाड़ी। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये 4 साल तक और चलेगा, यहाँ से 4 साल, तो अब हम यहाँ से डेप्रिशिएशन 2 लाख करके करेंगे। तो यही बोल रहे हैं अनअमोर्टाइज डेप्रिशिएबल वैल्यू, मतलब दिस इज़ द अनअमोर्टाइज डेप्रिशिएबल वैल्यू इन दिस एग्जाम्पल। सो आइए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 हमारे सामने है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते के साथ हमें लग रहा है कि बहुत इजी होना चाहिए। इजी हो या हार्ड हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्लियर है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है या अभी भी कुछ
परेशानी है हमारे कॉन्सेप्ट में। अ मशीन कॉस्टिंग ₹60,000। नहीं सर, 6 लाख चाहिए। ओके चलो, इसका मतलब आप लोग जगे हुए हो। अ मशीन कॉस्टिंग 6 लाख is depreciated on straight line basis assuming 10 years working life। तो देखो भैया 10 years working life है तो 60,000 depreciation है, इतना तो हमें पूरा ऐसे ही समझ में आ जाता है। एंड नील रेसिडुअल वैल्यू, चलो नील है तो ये 60,000 एकदम सही है। अगर रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख होता तो डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होता? जितने बच्चों ने 50,000 कहा है भैया एकदम सही कहा है। ठीक है जी। एंड नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 years, ये क्या चक्कर है जी? अज्यूमिंग 10 years वर्किंग लाइफ एंड नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 years। The estimate of remaining useful life after the 3rd year was reassessed at 5 years। अच्छा जी, तो कह रहे हैं जी कि शुरू में ऐसा लगा कि 10 years वर्किंग लाइफ है, नील रेसिडुअल वैल्यू है, ठीक है, नील रेसिडुअल वैल्यू फॉर 3 years। उसके बाद ऐसा लगा था रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज़ 5 years, तो 3 साल के बाद ये और 5 साल तक ही चलेगा ऐसा लग रहा है। सो कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द 4th year। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में तो अपने को लगा था स्ट्रेट लाइन मेथड, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 60,000 का डेप्रिसिएशन इंटू 3 साल तक करेंगे तो 1,80,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 6 लाख में से बचेगा 1,80,000 माइनस करके 4,20,000। अब ये 4,20,000 बोल रहे हैं कि यहाँ से 4th ईयर से ये जो मशीन है ये सिर्फ 5 साल तक और चलेगा, 5 साल तक और चलेगा जी। तो आइए देखते हैं कि क्या कहानी है। डेप्रिसिएशन पर ईयर तो 60,000 आया। डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज फॉर 3 years इज 180, हमने भी यही कर लिया यहाँ तक। तो बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर था चलो ठीक है, एट द एंड ऑफ द 3rd year इज 4,20,000। ठीक है जी, हम भी यहाँ तक 4,20,000 तक तो हम पहुँच चुके थे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टीमेट, हाँ जी ये बड़ा अच्छा लगा। शुरू का एस्टीमेट के हिसाब से 7 साल और है, मगर 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 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज पर रिवाइज्ड एस्टीमेट। देखो ये सब लाइन आप लोग प्लीज़ सीख जाइए, जब एग्ज़ाम पे आपको लिखना है ना तो ये सब लिखना होगा। प्रीवियस एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट 5 साल का है। तो डेप्रिसिएशन जो 4th ईयर का हम करेंगे, हम एक तो 4,20,000 पे करेंगे। अब ये 4,20,000 जो है ये हमारे पास 5 साल तक और है। अब इसका यूज़फुल लाइफ 5 साल और है, तो एक साल में लगभग 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो ये आएगा 84,000। तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो डेप्रिसिएशन फ्रॉम द 4th ईयर ऑनवर्ड्स इज 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5 is 84,000 per annum in case the entity would have continued with estimate of 7 years of remaining useful life. Depreciation for 4th year would have been 60,000। ठीक है, 64 तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ बुक में 64 लिखा हुआ है। ठीक है, in case the entity would have continued with estimate of 7 years of remaining useful life, depreciation for 4th year would have been 60,000। ठीक है जी। सो मेरे ख्याल से ये हो गया है, एकदम इजी था। तो क्या आप इसे आराम से देखोगे? बिल्कुल देखोगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
थोड़ा सा रीडिंग आप करिए, फिर मिलकर करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ देयर इज एन अपवर्ड रिविजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम, अपवर्ड रिविजन, अपवर्ड, ठीक है, नीचे से ऊपर, अपवर्ड, then the amount of appreciation is debited to asset account, ठीक है। कुछ भी प्लस हो रहा है, अपवर्ड मतलब प्लस हो रहा है, तो प्लस मतलब डेबिट होता है, अपने को ये तो खैर पता है। और खैर ये इस एसेट के केस में, ठीक है, जब ये एसेट का बात करते हैं। सो एंड क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। सो बेसिकली अगर एसेट इज मोटर कार, तो मोटर कार डेबिट, लेट्स से 1 लाख या 10,000 रुपये से, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट 10,000, ठीक है। इसका मतलब यही है, इफ देयर इज अ डाउनवर्ड रिविजन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डाउनवर्ड मतलब भैया नुकसान का बात है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड। नुकसान हुआ है तो डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? एसेट को करेंगे भैया, एसेट को, टू मोटर कार अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड एंड एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो एकदम आसान था समझना। अब देखो और क्या कह रहे हैं, इफ एन एसेट वाज अर्लियर रीवैल्यूएट डाउनवर्ड। अच्छा जी, पहले तो हमने भैया डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन किया, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन किया, इसका मतलब क्या है जी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया और हमने एसेट को क्रेडिट किया। एंड लेटर ऑन रीवैल्यूड अपवर्ड। अरे भैया ये क्या बात है, अब वापस से बोलते हैं ऊपर ले चलो, ठीक है। देन द अप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर डाउनफॉल इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा जी, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। सर इसका ऐसे मतलब क्या, कैसे? ठीक है भैया, देखो 1,000 रुपया का हमने सोचा कि डाउनवर्ड है, तो 1,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया और 1,000 रुपया एसेट में क्रेडिट कर दिया। ये तो था डाउनवर्ड का। अब समझ लो अपवर्ड है। अब अपवर्ड अगर 500 रुपया है तो 1,000 के तो नीचे ही है, तो अब इसको रिवर्स कर दो, ठीक है। बट अगर 1,200 हो तो 1,200 हो तो भाई पहले पूरा 1,000 को रिवर्स कर दो, इसको भी रिवर्स कर दो, और उसके बाद 200 रुपया जो है, 200 रुपया एसेट को डेबिट कर दो और 200 रुपया रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर दो। तो रीवैल्यूएशन से 200 पे आ रहा है, क्योंकि 1,000 हम पहले डाउन कर रखे थे, अब हमको 1,200 ऊपर करना है, तो पहले जो 1,000 का जो एडजस्टमेंट उसको सेट कर दो, बाकी 200 को ऐसे कर दो। तो मेरे ख्याल से ये अब एकदम क्लियर है। सो इफ़ एन एसेट वॉज अर्लियर रीवैल्यूड अपवर्ड and then later on it was revalued downward, then the downfall to the extent of earlier appreciation is debited to the revaluation reserve account. ये वही इसी का रिवर्स है। In case the revaluation has a material effect on the amount of depreciation, the same should be disclosed separately in the year in which revaluation is carried out. ठीक है जी, सो क्लियर है। रीवैल्यूएशन, सो रीवैल्यूएशन में क्या क्या कांड होते हैं या क्या क्या सिचुएशन होते हैं, ठीक है। रीवैल्यू किया, इंक्रीज हुआ, रीवैल्यू किया, डिक्रीज हुआ। अगर रीवैल्यू करने से इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं करना अभी, ठीक है।
क्या होगा, आप अकाउंटेंट, ठीक है, आप स्पिरिचुअल बातें मत करिए। क्रेडिटेड डायरेक्टली टू ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। जो रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है, ये बाकायदा ओनर जो है, मालिक जो है, उसी को फ़ायदा होता है, ठीक है, तो फ़ायदा हो रहा है। एक्सेप्शन व्हेन इट इज़ सब्सिक्वेंट इंक्रीज, पहले डिक्रीज था, अब बाद में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो अगर बाद वाला चक्कर है, रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट, इसका मतलब था पहले तो भैया डिक्रीज था, और जब भी डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं बोलो बच्चा, डिक्रीज का मतलब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद इंक्रीज हुआ है तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को रिवर्स करेंगे भैया, सीधा सीधी बात है, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट दैट इट रिवर्सेस a revaluation decrease of the same asset previously recognized in the statement of profit and loss, ठीक है। तो अगर हमने लेट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस को 500 रुपये से डेबिट कर रखा था, मतलब डिक्रीज था, अब ऐसा लग रहा है कि 1500 से इंक्रीज है, ठीक है। सो 500 रुपया जो डेबिट कर रखा था, इसको पहले 500 रुपया को क्रेडिट करके इसको ज़ीरो करो, नलीफाई करो, और बाकी जो 1000 रुपया है, 1000 रुपया एसेट को प्लस करो, और 1000 रुपया रीवैल्यूएशन को प्लस करो। मतलब प्लस प्लस मतलब ये मत समझना, यहाँ पर क्रेडिट करने को प्लस बोलते हैं, यहाँ डेबिट करने को प्लस बोलते हैं, तो ये प्लस माइनस वाला चक्कर में मत फंस जाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब डिक्रीज अगर हो रहा है, जब भी डिक्रीज होता है तो चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैल्यू गिर रहा है, नुकसान है, लॉस है, लॉस को सीधा सीधी हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा रहे हैं। एक्सेप्शन क्या है, व्हेन इट इज़ सब्सीक्वेंट डिक्रीज, मतलब पहले तो इंक्रीज था जी, तो पहले इंक्रीज था मतलब पहले हमने एसेट को डेबिट किया, रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट किया, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो, ठीक है। रिवर्स करने के बाद जो बचता है उसको यहाँ से ऐसे ले लो। So decrease should be debited directly to owner's interest under the heading of revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset। ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 आप लोग देखिए, ठीक है, आपसे आराम से होगा, नहीं होगा तो मैं तो हूँ आपके साथ।